सामर्थ्य उसे कहते हैं जो नई रचना करे, और शक्ति उसे कहते हैं जो किसी की रचना को तोड़े। आवश्यकता दोनों की ही है, किंतु महत्व सामर्थ्य का अधिक होता है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन तक हम लोगों ने सारे के सारे अपने बेसिक्स देख लिए थे टाइम ऑफ सप्लाई में, और आज हमारा ये लास्ट सेशन है टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, और सारे के सारे हम लोग एडवांस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करना है और नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 31-32 तक जाना है। इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन विल ट्राई टू स्टार्ट आवर न्यू वन चैप्टर। उम्मीद करते हैं अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, ईच एंड एवरी थिंग एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मैं फिर बोलता हूँ, टाइम का जितना ज़्यादा आप लोग अभी यूटिलाइजेशन कर लेंगे बढ़िया से, उतना आपको फ़ायदा करेगा अपने फ्यूचर में। मेरा काम है बोलना, और मिस यूटिलाइज करने वालों का काम है उस समय का मिस यूटिलाइज करना। हाँ, कुछ लोग इस बात को समझते हैं, समझता तो हर बच्चा है, लेकिन इसको अडॉप्ट कोई ही स्टूडेंट कर पाता है। चलिए अपने काम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा ढंग से सुने। एक्सेल सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड्स सर्विस ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सर्विसेज देने का काम करती है, ठीक है। इन वन केस इट टेस्टेड अ बैच ऑफ डिवाइसेस, कंप्लीट बैच को इसने टेस्ट किया। 4th and 5th September 2 दिन लग गए, मीन्स द लास्ट चेकिंग वॉज डन ऑन 5th of September, दैट वॉज द लास्ट डेट, बट कुड नॉट रेज इनवॉइस टिल 19th of November। यानी अगर मैं कहूँ 5th September को काम इसने प्रोविज़न कर दिया सर्विस का, और इसने डेट ऑफ इनवॉइस है 19th नवंबर। हे भगवान, ये क्या कर डाला आपने। बिकॉज ऑफ सेम डिस्प्यूट, सम डिस्प्यूट, नॉट सेम डिस्प्यूट, बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट अबाउट द कंडीशन ऑफ द डिवाइस ऑन रिटर्न, द पेमेंट मेड इन दिसंबर। जो पेमेंट मिला है वो कब मिला है, दिसंबर में, तो डेट ऑफ पेमेंट दिसंबर। What is the method to fix the time of supply of the services? As you know very well that in the case of services, from the date of provision of services, we are needed to issue invoice within 30 days. हमको 30 दिन के अंदर invoice issue करने पड़ते हैं, पक्का ना? Yes sir. तो यहाँ पर हमारा 5th September को काम पूरा हो गया था। कब काम पूरा हो गया था? 5th September को। Now it was important to us to release the invoice or issue the invoice within 30 days from that date. तो that date was 5th of September। 30 days अगर ऐड कर लेते हैं तो सितंबर में 30 days होते हैं, 25 और 5 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। डेट ऑफ इनवॉइस है हमारी, कुछ गड़बड़ हो गई 19 तारीख को। कब है? 19 तारीख को। ये हमारा डेट ऑफ इनवॉइस। अब जब गड़बड़ हो गया तो क्या किया जाए भाई? तो कहा गया जिस दिन प्रोविज़न किया जाता है सर्विस का या पेमेंट, जो दोनों में से पहले हो, तो पेमेंट तो दिसंबर में है, लेकिन प्लेस ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज है 5th of September। तो दिस इज़ आर लास्ट डेट। अगर इनवॉइस रिलीज सही समय पर नहीं किया गया विद इन 30 डेज, तो हमारा प्लेस ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज को ही बेस ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस की डेट, ठीक। तो आंसर इज़ 5th of September, 100% सही है। सर ये एडवांस कहाँ है? एडवांस नहीं, कमेंट टाइप का तो है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब कमेंट टाइप के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, XYZ, a company, a firm of interior decorator, enters into a contract with Mr. X 1st August for doing up the interiors of his newly constructed home for consideration of 60 lakhs। मान लो मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर का काम करता हूँ, मुझे मिस्टर एक्स ने बुलाया और कहा कि चलो 1 अगस्त को मेरे घर का इंटीरियर डेकोरेशन कर दो, ठीक है। और मैंने उससे कहा मैं आपके घर का इंटीरियर तो कर दूंगा, बट आई विल चार्ज ₹60 lakhs अगेंस्ट दैट। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, XYZ लिमिटेड विल कंप्लीट बाय 31st of January। मुझे उसका काम 31 जनवरी को कर देना था, 1 अगस्त से 31 जनवरी। एंड कंसिडरेशन विल बी पेड इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, 6 बराबर, यानी 10-10 लाख की 6 किस्तें। बस इतना सही क्वेश्चन है। अब आपको इस पर कमेंट करना है। पहले तो हमें ये अच्छी तरह मालूम है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस,
दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, दिस इज द केस ऑफ द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसमें मैंने बताया था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे उन सर्विसेज को, या कोई ऐसी सर्विसेज जिसमें कंटिन्यूअसली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मोर देन 3 मंथ्स। तो 3 महीने से अधिक की अगर हम सर्विसेज देते हैं तो उस केस में हमारा आ जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, भले ही ये 6 महीने का हो, 3 महीने से तो ज़्यादा है ना। यस सर, दिस इज योर आंसर। Mr. X took communication services from Idea Cellular Company for the month of January. जनवरी में मैंने किसी मोबाइल कंपनी की सर्विसेज ली और मुझे उसको 5,000 रुपये देना था उसके बिल के अगेंस्ट। भाई आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका बिल पे करते हैं, पोस्टपेड सर्विसेज है, 5,000 मुझे उसको पे करना है उसके बिल के अगेंस्ट। ही मेड अ पेमेंट ऑफ 5,500 इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ ₹5,000। मेरे पास 500 रुपया ज़्यादा था, मेरे पास 500 एक्सेस था, मैंने 5500 पे कर दिया, 5,500 पे ऑफ कर दिया विद एन इंस्ट्रक्शन। और मैंने कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि ये 500 का जो मैंने एक्सेस आपको पेमेंट किया है ये नेक्स्ट मंथ के बिल में आप एडजस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट मंथ का बिल कब आएगा? 5 मार्च को। कब आएगा? 5 मार्च को। तो अब कंपनी ने 5th ऑफ मार्च को उसको एडजस्ट किया होगा। मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था 1,000 रुपीज़ अगर एक्सेस मिल जाता है बिल से ऊपर। तो यहाँ जनवरी का बिल था, जनवरी का बिल 5,000 रुपये था, लेकिन सामने वाले ने 5,500 दे दिया। तो इसका मतलब मुझे वो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, मुझे वो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने तो वो सर्विसेज दी नहीं, लेकिन एडवांस सर्विसेज पर आपको टैक्स लग जाता है, एडवांस सर्विसेज पर आपका टैक्स लग जाता है। लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपये छोटे केसेस में हटाया गया ताकि वो हरासमेंट ना हो या कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट ना हो हमारी अकाउंटिंग के सिस्टम में। तो कहा गया अगर नॉर्मल बिल से 1,000 रुपये तक का एक्सेस अमाउंट आता है, नॉर्मल बिल जितना है उससे ऊपर अगर 1,000 का एक्सेस पेमेंट आता है बिल के अगेंस्ट, तो इस एक्सेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई अगले टर्म की मान लेंगे जब अगला बिल ड्यू होता है। तो यहाँ पर भी सामने वाले ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, भाई 5,000 के बदले 5,500 एक्स्ट्रा मिला है, तो ये अगले महीने अगले बिल में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर भी कंपनी ने 5th ऑफ मार्च को एडजस्ट किया है उस बिल को। तो 5th ऑफ मार्च को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, न कि एडवांस वाले के समय में, ठीक है ना, ताकि कोई कॉम्प्लेक्सिटीज अकाउंटिंग में क्रिएट ना हो। तो दिस इज योर आंसर, 5th ऑफ मार्च। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। Question number 26. Mr. A, a registered supplier, supplied certain goods to Mr. B on 6-month credit with a penalty clause in the agreement, leaving a penalty of 12% per annum of the invoice value in case of delayed payment. अब मैंने किसी बंदे को सामान बेचा और मैंने कहा भैया तू पैसा समय पर दे देना। उसने कहा ठीक है भाई, हम आपको समय पर पैसा दे देंगे। ओके, नाउ आई वॉज वेटिंग फॉर द पेमेंट। टाइम बीत गया, 6 महीने बीत गए, लेकिन पैसा नहीं आया। और मैंने उसको याद दिलाया, बेटा देख तेरे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये लिखा था कि अगर तू मुझे पैसा सही समय पर नहीं देगा देन आई विल बी कंपेल्ड टू चार्ज अ पेनल्टी एज अ इंटरेस्ट एज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। क्लियर? वॉट एवर द अमाउंट आई हैव टू रिसीव फ्रॉम यू आई विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट फॉर द डिलेड पीरियड। 6 महीने की क्रेडिट पर पहले ही मैंने आपको दे रखा है। अब 6 महीने से ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे तो हर समय के लिए मैं 12% पर एनम के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ओके, द इनवॉइस वॉज डेटेड 1 दिसंबर एंड द इनवॉइस की वैल्यू थी 2,000। मिस्टर बी कुड नॉट मेक द पेमेंट टिल द ड्यू डेट इज ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। ही हावर मेड द पेमेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑन 1 जून। अच्छा, 1 जून को उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब सामने वाला मेरे को अगर 2,000 के बदले 2,000 मिला और समय बीत गया है तो तुम मुझे 2,000 रुपये दे रहे हो। देखो ना, सेल हुई थी इसकी 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर का 6 महीने खत्म होता है 1 जून को, और 1 जून तक उसने मुझे केवल 2,000 का 2,000 दिया, जबकि मुझे मालूम है कि मुझे उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। ठीक, अब दोनों के बीच में बवाल हुआ, मैंने उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई इंटरेस्ट के नाम पर, और सामने वाले ने बवाल किया, डिस्प्यूट किया, आगे गया। अल्टीमेटली ये पेमेंट फाइनल हुआ कि सामने वाला मुझे 50% पेनाल्टी देगा। मान लेते हैं 200 रुपये उसने दिए, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए उसने मुझे 200 रुपये दिए, एंड दैट वाज डिसाइडेड इन द 12th ऑफ नेक्स्ट। तो अगले साल 12 दिसंबर को उसने मुझे जितना इंटरेस्ट देना बनता था, जितना मैंने उसके ऊपर बिल लिखा, उसका आधा उसने दे दिया, 50%, और 50 वेव करना पड़ा मुझे। अब ये बात बताओ, इस 50 जो हमें पैसा मिला है, मान लो हमें 400 रुपये लेना था, वेदर दिस 400 शैल बी चार्ज टू टैक्स, ओके, और शैल इट बी चार्ज टू टैक्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹200। क्या ये 200 रुपये के लिमिट तक टैक्सेबल होगा? जो मुझे आधा मिला है, जो फाइनल में डिस्प्यूट फाइनल हुआ है, चलो भाई आधा ही ले लो, उस आधे पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा या 400 पर देना पड़ेगा, और कब देना पड़ेगा? प्रॉब्लम तो ये है कब देना पड़ेगा। सबसे बड़ा इश्यू तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना गया,
तो इसके लिए कहा गया अगर इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है और लेट फीस है, इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है, लेट फीस है, ये तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे, इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है और लेट फीस है, जिस समय रिसीट होता है उसी समय वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच पेमेंट। इज इट क्लियर? तो आप याद रखेंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 के हिसाब से इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी जो एडिशनल वैल्यू मिलती हैं वो रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होती हैं, न कि इनवॉइस या ड्यू बेसिस पर। इज इट क्लियर? तो अब आप लोग याद रखेंगे कब रिसीट हुआ है, सर ये रिसीट हुआ है 12 ऑफ दिसंबर, तो टैक्सेबिलिटी कब होगी, टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी, 12 ऑफ दिसंबर। यस, तो इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड लेट। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। An income tax and money laundering case against Messrs. XYZ working in a multinational company reveals a large number of undisclosed asset which is claimed as service income. On this basis, अब हुआ क्या, एक इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विसेज का केस चल रहा था XYZ के अगेंस्ट, और मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करता है और उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनडिस्क्लोज्ड एसेट डिस्क्लोज की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और जानते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मिस्टर XYZ ने क्या प्ली दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मिस्टर ने कहा कि ये जो पैसा है ना, ये मेरी सर्विस इनकम। क्या बोला? ये जो पैसा है ये मेरी सर्विस इनकम है। अरे ये आपकी सर्विस इनकम है तो जीएसटी लगना चाहिए। अब जहां डिपार्टमेंट ने ये सुना कि ये सर्विस इनकम है, डिस्क्लोज हो गई इनकम, दौड़ा दौड़ा सा, भागा भागा सा वो डिपार्टमेंट आया और उसने कहा हम भी आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, हम भी आपके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी थोपेंगे, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सर्विस इनकम है। अब उसके खातों की और जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि पता ही नहीं चल पा रहा कि एग्जैक्ट डेट क्या है। हाँ या ना, फर्स्ट हाफ में मिला है, सेकंड हाफ की इनकम है, पता ही नहीं चल रहा। ना तो अमाउंट उसने अनडिस्क्लोज को डिस्क्लोज किया है तो उससे पता चला, ना तो बुक्स में एंट्री दिख रही है, ना तो इनवॉइस दिख रहे हैं, ना तो सर्विस की डेट दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब हवा हवाई था। तो लेकिन था तो सामने वाले ने अनाउंस किया है, तो कहा गया जिस दिन वो इन अमाउंट का टैक्स का पेमेंट करेगा, जिस दिन वो मिस्टर XYZ जिसने ये अनाउंस किया कि ये मेरी सर्विस इनकम है, जिस दिन एक्चुअल में उस टैक्स की इनकम, उस इनकम के टैक्स का पेमेंट करेगा जीएसटी का, वही डेट उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्लियर है इस सेक्शन के हिसाब से? हाँ या ना? तो कहा गया देयरफॉर द डेट व्हेन मिस्टर XYZ पेज द जीएसटी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना तो पीरियोडिकल रिटर्न्स फाइल की गई हैं, ना तो डेट ऑफ सर्विस मालूम है, ना तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मालूम है, ना तो प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट है, ना तो डेट ऑफ, नथिंग इज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। ओनली ही डिक्लेयर्स एज अ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एज अ सर्विस इनकम, दैट्स व्हाई दिस जीएसटी शैल बी अप्लाइड। ओके, Rajesh of Assam received some taxable services from XY Enterprises of UK. Okay, outside India से सर्विसेज अगर इंडिया में आती हैं तो तुरंत RCM लग जाता है ना? यस सर, RCM लग जाएगा 1 दिसंबर को। फॉर विच एन इनवॉइस वॉज रेज्ड, तो डेट ऑफ इनवॉइस है आपका 1 दिसंबर। हाँ या ना? और आपको मालूम है टाइम ऑफ सप्लाई आता है डेट ऑफ पेमेंट, ये आपका फर्स्ट केस 1 जनवरी, और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस आरसीएम बेसिस पर आएगा तो इस पे 60 डेज ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा आपका 1 दिसंबर प्लस 60 डेज। बोलो, तो 1 दिसंबर से पूरा दिसंबर, और पूरा दिसंबर में वैसे ही 31 दिन होते हैं, तो 30 और 30 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी ये आ जाएगा। अब बताओ 1 जनवरी को बेस ले लें डेट को या 31 जनवरी को, तो कहा गया आंसर इज 1 जनवरी, जो दोनों में से पहले हो, तो डेट ऑफ पेमेंट इज प्रायर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये 5th ऑफ मार्च होता तो ये 1 जनवरी ना होकर 5th मार्च होता, तो 31 जनवरी वुड बी योर आंसर। 31 जनवरी वुड बी योर आंसर, यस और नो? 1 जनवरी, तो सेकंड केस में आ जाएगा 31 जनवरी और फर्स्ट केस में आएगा 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29 खत्म होने वाला है, 2 ही क्वेश्चन है, अच्छा 3 क्वेश्चन और है। ऑन 4th of September मिस्टर शिवा अ फेमस म्यूजिक कंपोजर रिसिव्ड ₹3 crores ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पर म्यूजिक कंपोजर है
तो अगर आपको मालूम हो आर्टिस्ट वगैरह के लिए RCM का सिस्टम होता है, लेकिन एक अमेंडमेंट भी है इस केस में, अमेंडमेंट भी है इस केस में, मैंने कहीं लिखा नहीं है, अच्छा मैंने लिखा है ये चीज़, देखो मैंने लिखा है, इन दिस केस इट इज़ एज्यूम्ड दैट मिस्टर शिवा ऑप्टेड RCM टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। तो यहाँ पर RCM का सिस्टम एप्लीकेबल होगा, न कि फॉरवर्ड चार्ज का, क्योंकि अमेंडमेंट आया है। अगर म्यूज़िक कंपोज़र है, आर्टिस्ट है, तो उस केस में ऑथर है, तो उस रॉयल्टी वगैरह का लेता है, तो उस केस में वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर, अगर वो खुद रजिस्टर करवा लेता है अपने आप को, तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर GST दे ले सकता है। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया है, तो RCM ही मानते हुए चलते हैं। उसको 300 रुपये मिले, ठीक है ना, उसको 3 करोड़ रुपीज़ मिले, कितने, 3 करोड़ कंसिडरेशन। तो डेट ऑफ रिसीट है 4 सितंबर, और ये RCM का केस है, हाँ या ना। तो जब वो सर्विसेज दे देगा, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज, याद आया, हाँ सर। तो डेट ऑफ इनवॉइस है कॉपीराइट, ही फर्निशेस हिज वर्क एंड मेड अवेलेबल द वर्क टू द 20th जुलाई एंड रेज द इनवॉइस 24th जुलाई। तो 24th जुलाई में आप ऐड कर लेंगे 60 डेज, तो जुलाई में आपका बीत गया 7 दिन, अगस्त में बीत गया आपके 31 दिन, हाँ या ना। तो 60 40 तो 22 डेज, 22 ऑफ सितंबर के बाद जो डेट आएगी 23 सितंबर, 60 दिनों के बाद जो डेट आएगी 23 सितंबर या 4 सितंबर, किसको बेस ले लेंगे आप, सर डेट ऑफ रिसीट बिकॉज इट इज़ अर्लियर। तो योर आंसर इज 3 सितंबर, 4 सितंबर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, हम लोगों ने सारे प्रोविज़न आसानी के साथ डिस्कस किए थे और बहुत अच्छे तरह से धीरे धीरे चले हैं, तो हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, X buy a set of modular furniture from a retail store, invoice is issued to X and X make the payment. The furniture is to be delivered to X on later in the week when a technician is available to assemble. अब हुआ क्या, इनवॉइस इशू हो चुकी है, पेमेंट हो चुका है, लिखा है दोनों, अभी सामान लगा नहीं, हाँ या ना। लेकिन इन दोनों के बाद हमने इंस्टॉल करवाया और इंस्टॉल करवाने के अगले दिन, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, द नेक्स्ट द रेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट इज रिवाइज। अब जैसे ही मैंने इनवॉइस रेज हुआ, सामने वाले ने किया, हमने उसको पेमेंट कर दिया, उसके अगले दिन, अभी मेरे यहाँ इंस्टॉल नहीं हुआ, उसके अगले दिन टैक्स रिवाइज हो गया, टैक्स क्या हो गया, रिवाइज्ड हो गया। तो बताओ सामने वाले ने क्या कहा, कंपनी वाले ने, ओहो हमसे गलती हो गई भाई साहब, आपको जो मैंने सामान दिया है ना उस पर GST रेट बढ़ गया, ये लीजिए आपके ऊपर हम एक और डेबिट नोट दे देते हैं। अब उसने हमको एक और डिलीवरी नोट या डेबिट नोट दिया और हमसे वो पैसा लेने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सही है? अब आप कहेंगे ना, अब आप कहेंगे ना, अब आप कहेंगे ना। अगर सर्विसेज देने के पहले ही पेमेंट हो चुका है और पहले ही हमारा इनवॉइस रेज हो चुका है, उस केस में ना। आपको मैंने 3 केस बताए थे, मैंने कहा था कि पहले या बाद में, इन 3 में से जो 2 पहले होगा, इन 3 में से जो 2 पहले होगा, इन 3 में से जो 2 पहले हो, मैंने आपको बताया था इन 3 में से जो 2 पहले होगा, जो सर्विसेज की डेट है या गुड्स सप्लाई की डेट है। जो सर्विसेज की डेट है, सर्विस सप्लाई किए जाने के पहले अगर हमने इनवॉइस इशू कर दिया है या पेमेंट हो चुका है, या मतलब 3 में से 2 चीज़ें, तो उस केस में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो टैक्स रेट चल रहा था वही चलता रहेगा। अब वो सामने वाला हमको डेबिट नोट या डिलीवरी नोट नहीं भेज सकता। इसके बारे में डिटेल में पूरी लगभग 20 मिनट का एक अलग से सेशन मैंने दिया था, याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो डिस्कस तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो आपको क्वेश्चन करवाने, और मैंने कहा हम ये मान कर बैठे हैं आपको मालूम है नहीं, तो अभी फिर 10-15 मिनट लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। वो सेकंड सेशन था। फर्स्ट सेशन में मैंने सारे सेक्शन 12 से लेकर सारे सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 और उसी तरह 13 सारे के सारे सब सेक्शंस कवर करवाए थे। और उसके नेक्स्ट सेशन में, उस दिन मैंने नहीं करवाया था, पहले दिन मैंने सेक्शन 12 एंड 13 करवाए थे, और उसके अगले दिन मैंने सारा का सारा चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्स करवाया था, याद होगा, और उसी पर ही पूरा सेशन था वो। चलो
उम्मीद करते हैं। यहाँ पर देखो वही लिखा है, नो द स्टोरी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि 3 में से 2 चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं पहले ही, हाँ या ना, इशुएंस ऑफ नोटिस एज वेल एज द रिसीट ऑफ पेमेंट बिफोर द सप्लाई, सप्लाई के पहले। चल छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वो डिलीवरी नोट या नया डेबिट नोट नहीं भेज सकता। एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट इन्फो रेजेज इनवॉइस फॉर डेटाबेस एक्सेस 31st of February, डेट ऑफ इनवॉइस 21st of February. On Roy and Bensal Limited, the payment is made by Royal and Bensal demand draft on to date of payment 25th of February. तो पेमेंट भी हो गया और इनवॉइस भी हो गया, विच इज़ रिसिव्ड एंड इंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑन 28 फरवरी। तो इसको बुक्स में कब लिखा है? 28 फरवरी को। बेस्ट इन्फो इन कैश द डिमांड ड्राफ्ट एंड गिव्स एक्सेस टू द रॉय एंड बेंसल फ्रॉम 3rd मार्च। 3rd मार्च को उसको एक्सेस दिया, सब हिसाब किताब क्लियर होने के बाद डेटा एक्सेस का। इन द मीन वाइल द रेट ऑफ टैक्सेज आर चेंज फ्रॉम द 1st of March। भैया तुम पेमेंट कर चुके, तुम्हारा इनवॉइस रेज हो गया, तुम्हारे खाते को हमने क्रेडिट कर डाला 28 तारीख तक, अब उसके बाद रेट चेंज हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जी। तो अब आप चीखते रहें और चिल्लाते रहें भाई साहब, कुछ होगा नहीं। एवन तो द सर्विसेज कमेंसेज आफ्टर द चेंज ऑफ द रेट ऑफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्विसेज बाद में जाएंगी। भाई सामने वाले ने सर्विसेज मांगी, हमने उसको सारा चीज़ दे दिया, उससे पेमेंट ले लिया, उसने सर्विस एक्सेस नहीं की या एक्सेस बाद में की गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? This is the completion of your chapter time of supply. In our very next session we'll start a new one chapter. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।